हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। देखिए, एक वीडियो बनाने वाले थे कि एक वीडियो में हम जो है आपको पूरा कम्प्लीटली बता देंगे कि किस प्रकार से जो है यूनिट 10 में से क्वेश्चन आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, अभी तीसरा वीडियो। सोचिए 3 वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को, यानी विथ एक्सप्लेनेशन। आपको जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। इतना क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर दिया, समझ ये तैयार भी क्या करना है, बस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और कॉपी पेन उठाइए, उस पर थोड़ा थोड़ा राइट डाउन करते रहिए। बस आप समझ जाएंगे कि हेलो एरिन में से इतने ही क्वेश्चन आते, इतने हमें तैयार करने। देखिए, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या बचा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए, अभी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसके पहले का ये रिएक्शन देखिए, हमने बताया आपको क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए। ये तो दूसरे लेक्चर में ही हो गया, दूसरे ही लेक्चर में। तीसरे लेक्चर में ये है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखिए क्या अभिक्रिया है, तो दिया गया है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, दिया है RX और यहाँ पर दे दिया है आपको कि यहाँ पर KCN है और बन रहा है उत्पाद A। दोबारा इसको कह रहा है कि यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन है, यहाँ पर उत्पाद बन रहा है B। आपको बताना है कि A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा A और B उत्पादों को बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका सलूशन करते हैं, यानी R और X। ये अभिक्रिया किससे करने वाला है, तो ये अभिक्रिया करने वाला है KCN से। तो आप सबको पता है पोटेशियम पर आता है प्लस चार्ज, साइनाइड पर होता है माइनस चार्ज। और यहाँ पर ये जानते हैं ये बंद तो पोलर है ही, अगर ये पोलर है तो ये भी ब्रेक करता है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो यानी प्रारंभ में क्या होता है, यहाँ पे K यहाँ अटैक करेगा, साइनाइड यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा RCN। क्या मिलेगा, RCN। तो आपको प्रारंभ में मिल गया कौन, RCN, यानी एल्किल हैलाइड से आपको क्या मिल गया, एल्किल साइनाइड। ये आपको मिल गया एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड ये अर्थात ये कौन सा है, ये A आपको मिल गया, A आपका हो गया एल्किल साइनाइड। अब इसी एल्किल साइनाइड को, यानी एल्किल साइनाइड को अगर देखेंगे C और N के बीच ट्रिपल आबंध मिलता है। तो ये अभिक्रिया करने वाला है किससे, H से, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। अपचयन, यानी एल्किल साइनाइड का क्या करवाना है, अपचयन। तो एल्किल साइनाइड का अगर आप अपचयन करेंगे, प्रारंभ में ये बंध टूटेगा, तो यहाँ पर ये बंध टूटेगा न, तो नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, अर्थात इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ माइनस प्लस, देखिए कोई अटैकिंग रिजेक्ट नहीं है कि प्लस माइनस ला के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे ये जानिए कि इसका जब अपचयन करेंगे तो पहले ये बंध टूटेगा, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बनेगा CH अगली बार फिर से एक बंध टूटेगा, तो यहाँ बन जाएगा CH2 और यहाँ बन जाएगा NH2, अर्थात हमें मिलता है RCH2NH2, यानी हमें मिल जाता है एल्किल एमीन। क्या मिल जाता है, एल्किल एमीन। तो एल्किल एमीन कौन सा उत्पाद है, B वाला। देखिए, इसको समझने के लिए आप ये तो एकदम क्लियर है कि ये प्लस और माइनस, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ये यहाँ से लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाता है, साइनाइड आर के जुड़ जाता है, एल्किल साइनाइड। और साइनाइड में C और N के बीच ट्रिपल आबंध होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर C और N में जब बॉन्ड टूटता है, अपचयन होता है, तो यहाँ पर कौन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो यहाँ पर देखिए H और H, तो यहाँ पर बंद ब्रेक करता है। अपने समझने के लिए समझ सकते हैं, एक पर माइनस और एक पर आता है प्लस, तो यहाँ भी टूटेगा तो यहाँ माइनस और प्लस, तो ये वाला माइनस वाला अटैक करेगा इस प्लस पर और ये प्लस अटैक करेगा इस माइनस पर। तो प्रारंभ में क्या बनेगा, RCH डबल बंद NH। तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये फिर से हाइड्रोजन, अपचयन तो हो रहा है, हाइड्रोजन को खाली जोड़ना ही तो है आपको। तो यानी यहाँ से H और H ये फिर से टूटता है, इस पर माइनस और इस पर प्लस, ये टूटेगा, इस पर माइनस और इस पर प्लस, फिर से यहाँ H और यहाँ से फिर H, तो यानी आपको बन जाएगा RCH2NH2, यानी एल्किल एमीन आपको क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ अब बढ़ेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, इसमें का दिया है कि हाँ ये देखिए ये एक और रिएक्शन जो निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना था ना, तो एक और है, दिया है कि CH3 CH2 CH और दिया गया है Br2। इस पर अभिक्रिया दिखा रहा है कि KOH से करवाइए, और यहाँ पर दिया है AQ एल्कोहलिक या एक्वस जलीय, और यहाँ पर बनता है A। इस A को फिर से हीट कर दीजिए तो बनता है B। यानी प्रारंभ में ये रिएक्शन किस प्रकार का है, तो देखेंगे प्रारंभ में ये रिएक्शन CH3 CH2 CH Br2 यानी एल्किल हैलाइड है। इस पे प्रारंभ में KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो A बनता है, फिर इसी को हीट कर देते हैं तो B बन जाता है। देखिए तो कैसे बनता है, यहाँ पर अगर देखें तो CH3 CH2 CH और कौन Br2, तो इसका मतलब है KOH से जब भी आप अभिक्रिया करवाएंगे, यानी इस KOH से आप ऊपर लिखा, इसका मतलब KOH से अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं एक्वस, तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 Br है, इन दोनों Br को क्या कर देगा, एल्कोहलिक KOH अगर अकेले होता तो इसको हटाता क्या बनाता, एल्कीन, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, डाई एल्किल हैलाइड है, तो इसका 2 भाग यहाँ पर अभिक्रिया करता है, और पहली बार में रिप्लेस कितने को करेगा, H माइनस, यानी यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं KOH, यहाँ पर KOH 2 मोल है, यहाँ पर 1 Br ऐसे लगा लीजिए, ऐसे 1 Br इधर की ओर 1 Br इधर की ओर, तो ये क्या करता है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये बंध टूटेगा तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, प्रारंभ में ये इसके साथ जाएगा, OH आके इसके साथ जुड़ेगा, दोबारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ये इसके साथ माइनस, माइनस जाएगा इसके साथ, ये माइनस आएगा इसके साथ, तो बनेगा क्या, तो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये हम सिर्फ समझने के लिए आपको यहाँ बगल में लिखे हैं, इसको हम मिटा देते हैं, हमको लग रहा है ज़्यादा रफली हो जा रहा है, आपको कम क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से होगा उसको समझिए। तो यहाँ पर बन गया आपका, ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया CH, ये बन गया Br2, और यहाँ पर हो गया KOH, तो कितने मोल, 2 मोल, और ये एक्वस है, जलीय है, तो इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों Br रिप्लेस होते हैं, बनता क्या है, CH3 CH2 CH, और यहाँ पर बला के लगता है OH, और दूसरे Br की जगह भी आके लगता है OH। फिर इसी को आप कर रहे हैं, इसी को फर्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, अर्थात ये हमारा बन गया कौन, A। फिर यही A को हम क्या किए हैं, CH3 CH2 CH OH और यहाँ से OH, फिर इसी को हीट कर देंगे, तो हीट कर देंगे तो क्या होगा, ये बंद टूटेगा, ये टूटेगा नहीं, यहाँ से एक OH निकलेगा माइनस के रूप में, तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ से देखिए प्लस आया है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर, एक इलेक्ट्रॉन अपना देकर, यानी ऑक्सीजन तो नहीं, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस के रूप में कहाँ निकल जाता है, बाहर, तो OH माइनस और H, तो बाहर कौन निकल गया, H2O प्लस। यहाँ पर देखिए कौन बचा, CH3 बचा है, CH2 बचा है, और इसके बगल देखिए CH, ये तो पूरा चला गया, तो CH डबल बंद O, अर्थात ये बन गया C डबल बंद O और H, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप, CHO, तो हमें मिल जाता है एल्डिहाइड, क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड, यानी ये कंपाउंड हमें मिलता है, यही हमारा कौन सा है, B। कौन सा एल्डिहाइड है, तो एथिल एल्डिहाइड है ना, एथिल एल्डिहाइड है, तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया रिएक्शन, वो पहला था, ये वाला दूसरा, तो इसको आप देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और इसको ऐसे ही हल करते रहेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। देखिए ये सब रिएक्शंस क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, ए कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा, ये सब तभी आपको आएगा जब आपका पूरा थ्योरी वाला पोर्शन आपका क्लियर होगा। अगर थ्योरी वाला पोर्शन आपका क्लियर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि समस्या है, कि आपको थ्योरी वाला पोर्शन पूरा ही कंप्लीट करके तभी प्रैक्टिस करना है। देखिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में दे रहा है, निम्नलिखित को नाभिक स्नेही अभिक्रिया में बढ़ती सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में बढ़ती सक्रियता में व्यवस्थित कीजिए। देखिए CH3F है, CH3Br है,
CH3I है और CH3Cl है ना, ये दे दिया है आपको। और कह रहा है कि बढ़ती हुई नाभिक स्नेही की सक्रियता श्रेणी में क्या करिए, उसको अरेंज कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। देखिए कैसे अरेंज करेंगे, ये देखिए फ्लोरीन है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये तो इसके साथ तेज़ी से जुड़ा होगा। उसके बाद देखेंगे ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है, तो ये इससे कम, ये इससे कम और ये सबसे कम, ये वाला एलिमेंट। या फिर आप ऐसे ही समझ लीजिए, इसकी साइज सबसे छोटी, इसकी साइज उससे बड़ी, इसकी साइज उससे बड़ी, उसकी साइज सबसे बड़ी। यानी ये जो लिविंग ग्रुप है, यानी जो निकलने वाला ग्रुप है कौन, आयोडीन, ये इसका आकार बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों को खींच कर रखना, मतलब इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रख भी नहीं पाता क्योंकि साइज बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये आसानी से यहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है। तो जितने जल्दी से ये माइनस के रूप में निकलेगा उतने ज़्यादा इस पर क्या आ जाएगा, आसानी से प्लस। जब प्लस आएगा तभी तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो यानी अगर इसकी क्रियाशीलता का क्रम लिखें तो CH3I सबसे आसानी से यानी प्रबल कार्बोकेटायन बनाएगा, बड़ी साइज, फिर CH3Br बनाएगा, फिर CH3Cl बनाएगा, और फिर कौन बना लेगा, CH3F। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता हो जाएगी आपका मेथिल आयोडाइड का। क्रियाशीलता बढ़ने का क्रम, क्रियाशीलता किधर की ओर बढ़ रही है, इधर की ओर क्रियाशीलता बढ़ रही है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपसे सिर्फ इतने पूछा था कि 4 का नाम दे दिया और कह दिया कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, वो भी नाभिक स्नेही के संबंध में। इलेक्ट्रॉन स्नेही के संबंध में होता है जस्ट इसी का उल्टा, यहाँ पर प्लस आसानी से नहीं बनता, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक आसानी से नहीं हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार का बना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को नाभिक स्नेही अभिक्रिया बढ़ती है, सर ये हो गया। क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन, ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर लग गया Cl, हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात Cl को रिप्लेस कर देना है, तो इसको सीधे सीधे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करवा दीजिए। ये Cl यहाँ से रिप्लेस होता है माइनस के रूप में, इस पे प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे आके जुड़ जाता है OH और बना लेता है यहाँ पर, ये देखिए ये ग्रुप आके जुड़ गया कौन, OH, और यहाँ से बाहर निकल गया हमारा NaCl। तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इसमें कोई एक कंपाउंड दूसरे यानी एक अणु दूसरे अणु को क्या करता है, हटा देता है। तो यहाँ पर कौन हटा रहा है, यहाँ पर देखिए OH क्या कर रहा है, Cl को रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये हमारा जो क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन वो बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। तो ये जो है क्लोरोबेंजीन की एक कैसी अभिक्रिया है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेतजेफ नियम तथा हुंसडीकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। सेतजेफ नियम तथा हुंसडीकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करना है, समझाना है। तो देखिए हुंसडीकर अभिक्रिया है और कौन सी है, सेतजेफ नियम। तो सेतजेफ नियम किस कहाँ पर एलाउ होता है, सेतजेफ नियम बीटा विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में जो है लगाया जाता है। तो देखिए पहले सेतजेफ नियम क्या कहता है, सेतजेफ नियम यानी सेतजेफ नियम, ये इसको पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत बता दिए थे। सेतजेफ नियम क्या कार्य करता है, तो सेतजेफ नियम में जो हमारा एल्किल ब्रोमाइड होता है उसको जो है एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, एल्किन बनता है। तो एल्किन किस प्रकार का बनता है उसके बारे में सेतजेफ जो है अपना रूल दिए हैं। इन्होंने कहा कि जो एल्किन बनता है, जो एल्किन बनता है बीटा विलोपन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण द्वारा, तो जिस पे एल्किल समूह यानी एल्किल समूह ज़्यादा लगे होते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है और दूसरे का परसेंटेज क्या होता है, कम। कौन चिल्ला था रे,
किवाड़ी बंद करा, हाल तुम दिमाग खराब करके बंद करा, हमारे पास टाइम ना हो कि बंद करा भाई, बंद करके जा। हाँ ठीक है, चला बंद करा, बोला मत। बनावत थी यहाँ वीडियो, चिल्ला थी वहाँ जाके, वहाँ हल्ला करा थी लोगन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सेतजेप का नियम तथा हुंस-डिकर अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। सेतजेप नियम क्या है और हुंस-डिकर अभिक्रिया क्या है, उसको क्या करना है, हमें बताना है। किसके द्वारा, तो हमें बताना है रासायनिक समीकरण के द्वारा उसको समझाना है। तो सेतजेप अभिक्रिया क्या है या सेतजेप नियम क्या है, तो सेतजेप नियम ये बताता है कि जो हमारा एल्किल ब्रोमाइड है, अगर उसमें से विहाइड्रोहैलोजनीकरण हो या फिर वहाँ पर क्या हो, बीटा विलोपन हो, तो कौन सा एल्किन बनता, तो एल्किन है, तो कौन सा एल्किन ज़्यादा बनता है उसके संबंध में नियम किसका है, सेतजेप का। और उन्होंने कहा वह एल्किन ज़्यादा बनेगा जिस पे एल्किल प्रतिस्थापी ज़्यादा लगे होंगे। तो कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और कौन सा एग्जाम्पल, एल्किल हैलाइड का। तो ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड का कि CH3 CH2 CH Br और यहाँ पर लग गया CH3। इसका नाम हो गया क्या, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा तो यहाँ से तो निकल गया हैलोजन और इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लिया KBr। तो यहाँ से निकला, तो अब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर प्लस, तो इसके बगल में भी तो हाइड्रोजन है और इसके बगल में भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो कि कितना परसेंटेज उसका एल्कीन का बने। अगर यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ है CH। यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ पर आया है प्लस, तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा कौन, CH2। और यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं CH2 और H, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर किसके रूप में गया, प्लस, तो ये अटैक कर देगा OH पर। तो यहाँ से बन गया CH3 CH2 डबल बंद CH2, ये बन सकता है। अब साथ में कौन निकल गया, H2O। अगर यही रिएक्शन, यही आपका रिएक्शन, ये CH3 CH2 CH और ये CH3 और ये है Br, ये अभिक्रिया कर रहा है, ये भी एल्कोहलिक किसके साथ, KOH के साथ ही अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ से Br जाएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। तो अभी पहली बार तो हाइड्रोजन यहाँ से हटाए थे, इस बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन को रख लेते हैं ऊपर, एक हाइड्रोजन को रख लेते हैं नीचे, ये नीचे और ये ऊपर। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से इस बार किसको हटाना, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो ये यहाँ पर अटैक कर देगा किसके ऊपर, OH माइनस, ये अटैक कर देगा Br। तो क्या बनेगा, ये बन गया, देखिए CH3, यहाँ से कौन बचा, CH, यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस से कैसा बंद, डबल बंद, और यहाँ पर कौन है, CH, देखिए ये CH ही है ना, ये CH, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे लगा हुआ है CH3 और बाहर कौन निकल गया, H2O। तो यहाँ पर बन रहा है, इसका नाम क्या है, 1 ब्यूटीन एल्किन बना। और यहाँ पर कौन बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 2 ब्यूटीन, क्या बन रहा है, 2 ब्यूटीन। साथ में देखिए ये भी बाहर जा रहा है, प्लस KBr और यहाँ भी प्लस KBr, तो 2 ब्यूटीन भी बना और कौन बना, 1 ब्यूटीन। तो ये जो है सेतजेप नियम प्रीफर करता है, यानी ज़्यादा सपोर्टिव होता है, ज़्यादा सपोर्ट करता है किसका, जिस पे एल्किल समूह ज़्यादा होते हैं। अर्थात ये वाला देखिए, यहाँ पर एल्किल, यहाँ पर एल्किल, एल्किल कितने समूह है, 2, जबकि यहाँ कितना है, 1। तो ये वाला जो बनेगा वो बनता है 80%, तो ये वाला बनता है कितना, 20%। अर्थात जो एल्किल प्रतिस्थापी एल्कीन है इसकी मात्रा ज़्यादा बनती है और इसकी मात्रा कम। तो ये है सेतजेप का नियम। चलिए अभी देखते हैं हुंस-डिकर अभिक्रिया। देखिए हुंस-डिकर अभिक्रिया क्या है, ये भी आसान है, थोड़ा सा है अलग। हुंस-डिकर अभिक्रिया,
तो ये देखिए हमारा ये हुन्स-डिकर अभिक्रिया, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। हुन्स-डिकर अभिक्रिया के लिए क्या जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर जो मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण होते हैं, कौन से? मोनोकार्बोक्सिलिक के जो सिल्वर लवण होते हैं, अगर उनको कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 और ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवा दें तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल नहीं, सॉरी, हाँ एल्किल भी कहते हैं। एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बनता है। एल्किल ब्रोमाइड कहिए या फिर ब्रोमो एल्केन बनता है। तो कौन है? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी आप कह सकते हैं RCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण है? सिल्वर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या लगने वाला है? सिल्वर। किसका जो है उपस्थिति है? तो उपस्थिति कहा गया CCl4 की है। और किसके साथ अभिक्रिया करना है? तो Br2 ब्रोमीन जल के साथ आपकी क्या करवा देनी है? अभिक्रिया। तो क्या बनता है? तो कहा गया यहाँ से बन जाता है हमारा एल्किल ब्रोमाइड यानी RBr। तो इसके कितने मोल को ले लीजिए? 2। तो यहाँ से बन गया 2RBr। बचा क्या? यहाँ से बच गया हमारा, ये बन गया COO और कौन बच गया? Ag। इसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए, बाई प्रोडक्ट के रूप में देखिए कुछ बन रहा होगा। यहाँ पर RR हो गया, एल्किल ब्रोमाइड, ये हमारा बन गया। मेन प्रोडक्ट हमारा कौन है? एल्किल ब्रोमाइड। बाई प्रोडक्ट के रूप में किसको बाहर कर सकते हैं? 2Ag। यहाँ पर 2Ag बाहर होगा। साथ में कौन और बाहर हो रहा है? तो यहाँ से देखिए CO2 बाहर हो रहा है। CO2 का कितना मोल? CO2 का 2 मोल आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल दीजिए। तो मेन प्रोडक्ट क्या बना? मेन बना है एल्किल ब्रोमाइड। क्या बना है? एल्किल ब्रोमाइड। चलिए ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमारा हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो मोनोकार्बोक्सिलिक का कैसा लवण है? सिल्वर लवण। ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में करता है तो एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन देता है। और साथ में Ag और CO2 कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला दिया है सेंडमायर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि सेंडमायर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेंडमायर अभिक्रिया क्या है? तो सेंडमायर अभिक्रिया हमने कई बार बता दिया। यहाँ पर क्या होता है? डाईएजोनियम लवण को जब क्या करते हैं, चाहे Cu2Cl2 या HBr KBr के साथ हीट कर देते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। तो ये कई बार पढ़ लिए। कहा कि क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है? संबंधित समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है? संबंधित समीकरण लिखिए। ये भी 2018 में पूछा था। हैलोजन वाहक का मतलब समझते हैं? हैलोजन को एब्जॉर्ब करने वाला यानी लुईस अम्ल। लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये जो क्लोरोबेंजीन है, इनके प्रश्न का यही मतलब है। ये प्रश्न ऐसा ही पूछ रहा है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? Cl2 से। और उपस्थिति किसकी होती है? तो कहा गया हैलोजन वाहक। तो हैलोजन वाहक कौन है? निर्जल AlCl3 या फिर निर्जल ZnCl2। ये सब क्या हैं? ये सब जो है हैलोजन वाहक होते हैं, अर्थात हैलोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या बनता है? तो बनता नहीं, इसमें कहा है ये इसकी उपस्थिति होगी और करवाना क्या है? हैलोजनीकरण। किस प्रकार से होता है इसका संबंधित रासायनिक समीकरण आपको देना, अर्थात क्रिया विधि देनी है। तो क्या करेंगे? देखिए प्रारंभ में जो AlCl3 होता है, निर्जल AlCl3, वो Cl2 से अभिक्रिया करता है और बनाता है AlCl4- और यहाँ से बनता है Cl+, यानी ये बनता है हमारा कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इसके बारे में हमने आपको एक डिटेल आपको बताया था। देखिए क्या बताए थे हम आपको, एक रिएक्शन के दौरान हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है। मेजोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ये बंद टूटा है, इस पे माइनस,
फिर ऐसे ही बंध टूटता है, फिर इस पर माइनस, फिर बंध टूटता है एक बार तो इस पर माइनस, यानी आर्थो आर्थो पर माइनस होता है और पैरा पर। तो Cl कहाँ जाके जुड़ेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो फिर पैरा पर जुड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम डिटेल में एक बार बता चुके हैं, यहाँ पर आप क्लियरली लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं। ये यहाँ पर इसको यहीं पर जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। चलिए तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में अभिक्रिया होगी किसकी, Cl+ की, यानी Cl+ का भी अटैक होगा। तो Cl+ अटैक कहाँ करेगा, या तो आर्थो पर या तो फिर पैरा पर, मेटा पर अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक Cl को लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा क्लियर आपको कम होगा, डायरेक्टली Cl2, और यहाँ पर निर्जल कौन हो गया हमारा AlCl3 का अभिक्रिया करवाएं तो ये बनता है, ये बन जाता है Cl और यहाँ पर एक Cl आके लगेगा, या फिर ये बना लेता है ऐसे, ये एक Cl क्लोरोबेंजीन में है ही, या तो आ जाता है पैरा पर लग जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, बन जाता है आर्थो डाई या फिर पैरा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर डाई न लगाएं, आर्थो क्लोरोबेंजीन या फिर पैरा क्लोरोबेंजीन। अब ये जो परसेंटेज होता है, अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये 30% बनता है तो ये 70% बनता है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये जो Cl+ होता है इसके अटैक करने की जो पोजीशन यहाँ आर्थो होती है, इसके अगल बगल में स्पेस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अटैक करना ईजी होता है, इसलिए इसका परसेंटेज ज़्यादा बनता है, इसका परसेंटेज कम बनता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए इस पर जो है क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, ये वाला क्वेश्चन था आपका, क्लोरोबेंजीन का हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण किस प्रकार होता है। तो संबंधित रासायनिक समीकरण अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि आर्थो क्लोरोबेंजीन या फिर पैरा क्लोरोबेंजीन बनता है। अभी देखिए 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। यहाँ पर दे रहा आर्थो मेटा समावयवियों की तुलना में पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का गलनांक और विलेयता उच्च होती है, क्या कारण है। तो देखिए जो पैरा वाला होता है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है किसके साथ, जल के साथ, इसीलिए उसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च। अब का उभय दंती, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आप रिजोनेंस से बता दीजिए। यहाँ पर का उभय दंतुक नाभिक रागी समूह क्या उदाहरण द्वारा समझाइए, और KCN तथा AgCN की हैलो एल्केन से अभिक्रिया को भी कारण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन का हल आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं, एकदम डिटेल में हमने इसको बताया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की CsCl3 HNO3 से होने वाली अभिक्रिया को दर्शाइए या बताइए, या फिर इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, और ये आपका हो गया, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है आपको, तो सभी देख लीजिए, एक बार में समझ जाएंगे। क्लोरीनीकरण तो अभी, हैलोजनीकरण तो अभी बताए हैं। देखिए कहा है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो क्लोरोबेंजीन के लिए तो कई बार हमने आपको बता दिया, चलिए ये अंतिम बार बता देते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम अगर क्या करें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट कर दें, ये यानी गर्म कर दें, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में या किसके साथ, Cu2 Cl2 और HBr के साथ, तो यहाँ पर हमारा बन जाता है कौन, यहाँ पर बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस कहाँ निकल जाती है, बाहर। तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने की ये क्या हो गई, विधि। ये हो गया क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि, किससे, डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम, बेंजीन एजोनियम, एजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। अब कह रहा है कि ये जो क्लोरोबेंजीन बना है इसका आप बताइए हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, यानी आपको ग्रुप जोड़ने हैं कौन से, SO3H, दिस इज सल्फोनीकरण,
नाइट्रीकरण यानी HNO3 से अभिक्रिया आपको करवाना है। यहाँ पर तो H2SO4 से करवाना होगा, यहाँ पर अभिक्रिया करवानी है HNO3 के साथ। HNO3 के साथ अभिक्रिया करवा के आपको लगाना है कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप। इसको कहते हैं सल्फोनीकरण। ये बनता है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, और ये बन जाता है कौन सा, ये बन जाता है नाइट्रीकरण। और यहाँ पर अगर हैलोजन को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, हैलोजन को, तो इसको क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और यहीं पर एक नेम रिएक्शन आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देखिए एल्किलीकरण होता है, एसिलीकरण होता है, यानी एक में CH3 ग्रुप जुड़ता है, एक में CH3CO ग्रुप जुड़ता है। ये 4 टाइप का रिएक्शन है। देखेंगे इन रिएक्शनों को समझते हैं। देखिए तो प्रारंभ में क्या कर देते हैं हम, हैलोजनीकरण प्रारंभ कर देते हैं। तो पहली अभिक्रिया हम दिखा देते, क्लोरोबेंजीन बना लिए, अभी क्या बनाने वाले हैं, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण तो अभी देखे थे कि क्लोरोबेंजीन पर, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन पर किसकी उपस्थिति में, यानी हैलोजन वाहक अर्थात AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो आर्थोक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, आर्थोक्लोरोबेंजीन और कौन, पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये हो गया हैलोजनीकरण, और क्रिया विधि भी बता दिए। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रीकरण कैसे होता है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण करने के लिए क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 की अभिक्रिया कराने पर आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और आर्थो नाइट्रोपैराबेंजीन प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। तो देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। आप सबको पता है यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव। तो जब ये अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कौन करता है, सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 करता है। तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी क्लोरो तो यहाँ पर है ही, आर्थो पर लग जाता है, प्लस यहाँ पर कौन कहाँ पर लग जाता है, पैरा पर। तो ये तो देख रहे हैं ना, आर्थो और पैरा पर ही तो लगने वाला है। लेकिन ये कहेंगे कि NO2 यहाँ पर लगा तो NO2 पर चार्जेस कैसे आते हैं, इसी को समझना है। तो प्रारंभ में जब आप अभिक्रिया करवाते हैं किसका, H2SO4 का और किसका, HNO3 का। तो HNO3 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए N, यहाँ पर ये, यहाँ पर डबल बंद O, यहाँ पर ये हमारा लग गया O और H, HNO3। तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप कहाँ निकल जाता है, बाहर। और यहाँ से कौन सा ग्रुप बाहर निकलता है, तो यहाँ पर देखिए H2 है ना, तो यहाँ पर बनता है एक HSO4 माइनस और एक बनता है H प्लस। तो ये इसके साथ क्या बना लेता है, H2O। तो यहाँ पर बनता कौन है, H2O, प्लस बनता है HSO4 माइनस और प्लस बनता है NO2 पर कैसा चार्ज, प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, प्लस। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही ये तो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स ने, ये नाभिक्स ने ये तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आर्थो और पैरा पर कैसा चार्ज है, माइनस। तो माइनस पर माइनस अटैक नहीं करेगा, कौन करेगा, प्लस। तो एक बार आर्थो पर, एक बार कहाँ पर, पैरा पर। तो ये हो गया हमारा नाइट्रीकरण। ऐसे ही कैसा क्या होता है, सल्फोनीकरण, जहाँ पर देखिए ये ग्रुप लगे होते हैं NO2, वहाँ पर लग जाता है SO3। अब देखते हैं अगला रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए क्या है, इसको नोट करते रहेंगे सब। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब होती है तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही होती है, बशर्ते यहाँ पर एल्किल हैलाइड होता है या फिर एल्किल एसिल हैलाइड होता है। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण 2 आता है, एक आता है कौन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये साइंटिस्ट का नाम है, गजब का नाम है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण से ही तो स्पष्ट है, यानी एल्किल को क्या करना है, जोड़ना है।
तो ये कैसे जुड़ता है, जब हम क्लोरोबेंजीन या फिर बेंजीन पर यानी हेलो एरीन पर, एरीन ही तो चल रहा है, एरीन पर किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, किससे, AlCl3, सॉरी AlCl3, वो भी कैसा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनता है, एल्किलीकरण, यानी यहाँ पर जो ग्रुप है वहाँ पर जाके कौन लग जाता है, एल्कील ग्रुप जाके लग जाता है, यानी ये देखिए बन जाता है हमारा CH3 और OH, और साथ में यहाँ से कौन, यहाँ पर Cl माइनस पहले जाता है, यहाँ पर जुड़ता है H, तो यहाँ पर आके ग्रुप, यहाँ पर अगर इसको निकालेंगे तो क्या बनने वाला है, चलिए अच्छा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से ये जब रिप्लेस होगा तो यहाँ पर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी यहाँ पर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या दिखाना था, नो यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाना तो यही था ना कि ये जाके अटैक करता है यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है Cl और यहाँ पर कौन लग जाता है, CH3, या फिर यही CH3 रिप्लेस होकर कहाँ पहुँच जाता है, पैरा पर, या तो आर्थो बन जाता है, आर्थोक्लोरो जो है आर्थोक्लोरोटालुइन या फिर पैराक्लोरोटालुइन। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का कंपाउंड बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही रिएक्शन है, देखिए CH-Cl3 AlCl4 के साथ, सॉरी AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो Cl को ये ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि ये कैसा है, लुईस अम्ल है, तो AlCl4 माइनस बनाता है और क्या बनाता है, सॉरी CH3 प्लस। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो कहाँ अटैक कर सकता है, या तो आर्थो पर या तो फिर पैरा पर। देखिए ये भी आर्थो ये भी आर्थो, आप CH3 इधर लगाइए चाहे इधर, एक कहाँ लगेगा, पैरा पर। तो ये हो गया क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कब होता है, जब क्लोरोबेंजीन या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड अर्थात मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आर्थो पैरा उत्पाद बनता है, इसे हम क्या कर देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। दूसरा जो रिएक्शन होता है इसी में सिर्फ हो जाता है एसिलीकरण, एसिलीकरण। तो एसिलीकरण का मतलब क्या है, एल्किलीकरण का मतलब तो एल्किन जोड़ना था, एल्किल ग्रुप, एसिलीकरण का मतलब है एसिल ग्रुप को जोड़ना। सेम पैटर्न पर रिएक्शन है, कार्बो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी बनेगा, सब कुछ वही होगा, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरोबेंजीन अर्थात एल्किल एरिल बनता है, इस पर अभिक्रिया एसिल क्लोराइड, एसिल को जानते हैं CH3COCl, यानी यहाँ पर अगर इस तरह से ग्रुप लगा हुआ हो RCOX, तो ये वाला जो ग्रुप होता है इसी को हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, एसिल ग्रुप, और इसी को जोड़ देंगे तो एसिलीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है माइनस, यहाँ पर आता है प्लस, तो ये वाला देखिए यहाँ पर प्रारंभ में देखेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस अटैक नहीं कर पाएगा। देखिए ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर पहले किसको करते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, AlCl3 की उपस्थिति, AlCl इसको खींच ले जाएगा Cl को, तो इस पर आएगा प्लस और ये माइनस के रूप में कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो इस पर आया प्लस, जैसे ही इस पर आया प्लस ये आर्थो या फिर पैरा पर क्या करेगा, अटैक। फिर से देख लीजिए यहाँ पर वैसे ही तोड़ते तो यहाँ पर आता माइनस, यहाँ पर आता प्लस, ये तो आप देख ही रहे हैं ये टूट कर जाता, तो ये ग्रुप आके यहाँ पर जुड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से, यानी ये ग्रुप आके यहाँ जुड़ता है, यानी CO और फिर कौन सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर तो Cl पहले से ही है, यहाँ पर आके जुड़ जाता है CO और कौन CH3, और या फिर यही COCH3, ये Cl देखिए यहाँ पर लगा ही होगा, COCH3 कहाँ जुड़ जाता है, COCH3 आके कहाँ, पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं कौन सा ग्रुप जाके जुड़ा, तो ग्रुप जाके जुड़ा है COCH3 अर्थात कौन सा ग्रुप, एसिल ग्रुप। तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, और अगर एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, इसको लिखते रहेंगे समझते रहेंगे। अंतिम क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि क्लोरोबेंजीन का, किसका, देखिए दिया है लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु
एथिल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्यों? एक क्वेश्चन आ गया, पूरी कहानी हो गई खत्म क्लोरोबेंजीन से। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन में का जो ये Cl परमाणु है उसकी क्रियाशीलता होती है कम, जबकि C2H5Cl में Cl की क्रियाशीलता होती है ज़्यादा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है हमारा क्लोरीन परमाणु, यहाँ पर अगर हम इसके बंधों को ऐसे दिखाएं तो ये क्या करता है, इसमें प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, यानी ये क्या करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट द्वारा अनुनादी संरचना बनाता है। तो जब ये अनुनादी संरचना बनाएगा तो अनुनाद से तो यही आंसर मिलता है कि जो जितना ज़्यादा अनुनादी संरचना बनाएगा वो उतना ज़्यादा अस्थायी होगा, जबकि इसमें किसी प्रकार की अनुनादी संरचना नहीं पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है प्लस यम अर्थात मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। इसीलिए ये कैसा होता है, ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। तो जो ज़्यादा अस्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, उसकी क्रियाशीलता हो जाएगी कम। जबकि ये क्या करता है, ये किसी प्रकार का अनुनाद नहीं करता है, अनुनाद नहीं करता है। अगर ये अनुनाद नहीं करता है तो इसका मतलब ये कैसा है, कम अस्थायी है। ये कैसा है, कम अस्थायी। जब ये कम अस्थायी है तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, इसकी क्रियाशीलता हो जाती है ज़्यादा। इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो यही है, देखिए इस क्लोरीन का ये क्या है, क्रियाशीलता ज़्यादा, इस क्लोरीन की क्रियाशीलता कम, क्योंकि इसमें मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है जिससे अनुनादी संरचना बनती है, इसलिए ये ज़्यादा अस्थायी है। और ये वाला कैसा है, कम अस्थायी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का अनुनाद नहीं पाया जाता। अगर आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को पूरी तरह से पढ़ ले, अगर आपने न तो कोचिंग किया हो, न तो स्कूल में पढ़े हो, या फिर पढ़े हो तो भी अगर आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन, अगर तीनों वीडियो को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, इन क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद।